कांग्रेस ने नीतीश कुमार के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। विपक्षी एकता के लिए भागदौड़ कर रहे नीतीश कुमार की कुल हैसियत कांग्रेस की नजर में एक मैनेजर की है, जो विपक्षी पार्टियों को बस मैनेज कर रहा है। असल में नीतीश कुमार के लिए जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता इस बात की हवा बनाने के लिए लगे थे कि नीतीश कुमार पीएम बनने योग्य हैं। नीतीश की सभाओं में तो देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे भी लगने लगे थे। यही वजह है कि कांग्रेस ने विपक्षी एकता की बैठक के ठीक पहले ये कहकर नीतीश की उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि जो एकता की पहल कर रहे वही पीएम कैंडिडेट हो, ऐसा नहीं होता है। इसके पहले भी कांग्रेस नेता नीतीश कुमार को कई झटके दे चुके हैं। 13 जून की बैठक से दूर रहने का ऐलान कर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एक तरह से नीतीश कुमार को झटका ही दे दिया था। तब नीतीश कुमार को बैठक रद्द करनी पड़ी थी, लेकिन इस बीच लालू प्रसाद ने कांग्रेस को फिर से तैयार किया। यही वजह है कि बैठक की नई तारीख का ऐलान करने नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव और ललन सिंह सामने आए। बिहार में सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि आरजेडी भी नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि नीतीश कुमार को लेकर उनका क्या सोचना है। कांग्रेस की नजर में नीतीश कुमार केवल सभी दलों को एकत्र करने वाले एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के अलावा और कुछ भी नहीं हैं। ये बात कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने सीधे तौर पर कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल विपक्षी एकता के प्रतिनिधि हैं। समीर सिंह ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार की हैसियत कांग्रेस की नजर में क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी की कई राज्यों में सरकार है और नीतीश कुमार की हैसियत सिर्फ विपक्षी एकता के प्रतिनिधि के रूप में है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के आने का मतलब भी सिर्फ इतना ही है कि वह नीतीश कुमार की भावना का सम्मान करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पिछली तारीख सिर्फ इसलिए कैंसिल हुई क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के दूसरे कामों में व्यस्त थे। कांग्रेस ने कहा कि नीतीश कुमार की भावना का सम्मान करते हुए 22 जून की अगली तारीख पर आने की सहमति दी है। पहले राहुल गांधी खड़गे की जगह कांग्रेस की तरफ से किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाना था, मगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आने के लिए तैयार हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनावों से पहले शरद पवार ने अजीत पवार के पर कतर दिए और एक तरह से एनसीपी के उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी। शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही ये तय हो गया कि एनसीपी में अजीत पवार की कोई बड़ी भूमिका नहीं होगी। शरद पवार ने सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की भी जिम्मेदारी दी है। कुछ समय पहले ही शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि पार्टी नेताओं के दबाव में उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। शरद पवार ने सुनील तटकरे को राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नियुक्त किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार इसके पहले पार्टी के अध्यक्ष पद के दावेदार थे। सुप्रिया का नाम पहले से ही चर्चा में था। उसके अलावा अजीत पवार और एनसीपी के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल को भी बड़ा दावेदार माना जा रहा था। 2020 में लोकमत को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान भी पवार ने बेटी को बड़ी भूमिका देने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि वह राष्ट्रीय राजनीति और संसद में काम करने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। सबकी अपनी पसंद की एक फील्ड होती है, ऐसे में उनकी भी है। पिछले कुछ महीनों में एनसीपी में पवार और उनके भतीजे के बीच तकरार की खबरें सामने आ ही रही थीं। कहा जा रहा था कि अजीत महाविकास अघाड़ी से अलग होकर एनसीपी को भारतीय जनता पार्टी के साथ ले जाना चाहते थे और इस दौरान पार्टी के दोनों बड़े नेताओं के बीच विधायकों का समर्थन जुटाने की कोशिश की बात भी सामने आई। ऐसे में फैसला अजीत पवार के लिए झटका है और इस दौरान पवार ने विपक्षी एकता के लिए भी समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को साथ आना होगा। मुझे भरोसा है कि इस देश के लोग हमारी मदद करेंगे। 23 तारीख को हम सभी बिहार में मिलेंगे और एक कार्यक्रम तैयार करेंगे जो देश भर में यात्रा कर लोगों के सामने पेश करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी नेताओं की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सुले सितंबर 2006 में राज्यसभा सांसद के तौर पर राजनीति में आई। 2009 में वे बारामती से लोकसभा की सांसद बनी और उससे पहले तक ये सीट पवार संभाल रहे थे। उन्होंने महिलाओं से जुड़ने के लिए राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस का भी गठन किया था। कहा जाता है कि साल 2017 में सुले ने ही भाजपा के साथ जाने का खुलकर विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का समर्थन जुटाने में लगे अरविंद केजरीवाल को उमर अब्दुल्ला ने तगड़ा झटका दे दिया है। उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल को समर्थन देने को लेकर कहा
कि आर्टिकल 370 हटाने के समय ये लोग कहां थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बार बार इन लोगों को याद दिलाता हूं, ये लोग जरूरत पड़ने पर हमारे दरवाजे जरूर खटखटाते हैं, लेकिन 2019 में जब 370 हटाई गई तो ये लोग किधर थे। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र की हत्या पर ये लोग चुप रहे। हमारा पूरी तरह से साथ सिर्फ टीएमसी, डीएमके और लेफ्ट की पार्टियों ने दिया। इनके अलावा हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। इन सब के पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी धारा 370 का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने से इनकार कर दिया था। अध्यादेश को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, तेलंगाना के सीएम केसीआर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे सहित कई नेताओं से मिल चुके हैं। इस दौरान इन सभी नेताओं ने अध्यादेश को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि उनकी पार्टियां राज्यसभा में इसके खिलाफ वोट करेंगी, लेकिन कांग्रेस केजरीवाल का समर्थन देने के मूड में नहीं है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास है। इसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई। बीजेपी ने इसके पीछे तर्क दिया कि दिल्ली देश की राजधानी है, तो ऐसे में यह अध्यादेश जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तमिलनाडु की सियासत में एक और बड़े स्टार की एंट्री होने जा रही है। सुपरस्टार थलापति विजय राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले काफी समय से उनके राजनीति में शामिल होने को लेकर चर्चा है। खास तौर से उनकी फिल्म्स के रिलीज से पहले इस तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं, लेकिन अब जब इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो रही है। थलापति विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, लेकिन उन्हें विजय के नाम से जाना जाता है। विजय मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। कहा जा रहा है कि 2026 में डीएमके के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे वे। सूत्रों का कहना है कि विजय 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अपनी पार्टी लॉन्च करना चाहते हैं और 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऑल इंडिया थलापति विजय मक्कल इयक्कम विजय के फैंस का बनाया एक संगठन है। इसे थलापति या लीडर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म्स के बाहर विजय की सभी गतिविधियां, जिनमें सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं, इसी बैनर के तहत आयोजित की जाती हैं। इस संगठन के सदस्य तमिलनाडु के सभी जिलों में मौजूद हैं। थलापति विजय मक्कल इयक्कम के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि राजनीतिक पार्टी शुरू करने के लिए जो भी आवश्यकता है वह सब कुछ किया जा रहा है। हमारे फैंस को वर्तमान में विशिष्ट स्थानीय कार्यों और कार्यक्रमों से उत्साहित किया जा रहा है। मतदाताओं और प्रमुख मुद्दों से संबंधित सभी जिलों से बुनियादी डेटा कनेक्ट किया जा रहा है। भविष्य में क्या मुद्दे और एजेंडे होंगे, इसके लिए कुछ एजेंसी से संपर्क किया जा रहा है। पार्टी के लॉन्च की कोई निश्चित तारीख नहीं है, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री में उनके करीबी सूत्रों ने कहा। विजय 2024 के लोकसभा चुनावों में जोर नहीं देंगे, लेकिन धीरे धीरे योजना बनाएंगे। अभिनेता की योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता निर्देशक S.A. चंद्रशेखर ने 2009 में अपनी राजनीतिक योजनाओं की शुरुआत की थी, जब फैन ग्रुप का गठन किया गया। विजय हमेशा अपने राजनीतिक भाग्य को लेकर अनिश्चित रहे हैं। 2021 में उन्होंने हमें निजी तौर पर कहा था कि वे तब तक राजनीति पर विचार नहीं करेंगे जब तक कि राज्य में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शून्य पैदा नहीं हो जाता। हालांकि उनका वर्तमान कदम जमीनी काम शुरू करने का उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है, जो वर्तमान में एम.के. स्टालिन और AIADMK नेता पलानीस्वामी के वर्चस्व वाली राज्य की राजनीति में शामिल होने का फैसला संकेत दे रहा है। एक अन्य मित्र ने कहा कि विजय 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। विजय और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मुलाकात बीते दिनों हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाअघाड़ी की एकता जैसी दिखती है वैसी है नहीं। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और एनसीपी के बीच अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा आसानी से होता नहीं दिख रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। अगले चुनाव में अगर तीनों मिलकर लड़ेंगे तो हर एक को कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। पिछले चुनाव में सफलता के अनुपात के मामले में शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस से आगे निकल गई थी। एनसीपी के यहाँ 4 उम्मीदवार विजयी हुए थे, वहीं कांग्रेस का बस खाता ही खुल पाया था। उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भी एनसीपी ने जहां 54 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस को महज 44 सीटों पर संतोष करना पड़ा था।
लोकसभा चुनाव तो खैर अगले साल होंगे, पर दबाव की राजनीति तो इन दलों के बीच उपचुनाव को लेकर ही शुरू हो चुकी है। लोकसभा की 2 सीटों के उपचुनाव की यहाँ घोषणा कभी भी हो सकती है। पुणे सीट भाजपा के गिरीश बापट के निधन से खाली हुई और चंद्रपुर सीट कांग्रेस के बालू धानोरकर के निधन से खाली हुई। पुणे समझौते के तहत पिछले दोनों चुनावों में कांग्रेस की हिस्सेदारी थी, पर जीत यहां दोनों बार भाजपा की हुई थी। इसी आधार पर एनसीपी विधायक दल के नेता अजीत पवार ने नई धुन छेड़ी है। उनका कहना है कि गठबंधन में शामिल तीनों दलों को अपनी जमीनी ताकत का आकलन अभी से करके सीटों का बंटवारा कर लेना चाहिए। इससे चुनावी तैयारी के लिए ज्यादा वक्त मिल सकेगा। पुणे सीट के उपचुनाव के बारे में भी उन्होंने परोक्ष रूप से यही कहना चाहा है कि ये कांग्रेस के मुकाबले एनसीपी ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस तो दोनों बार भाजपा से 3 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हारी है। ऐसे में आधिपत्य जताने के बजाय सीट जीतना प्राथमिकता होना चाहिए। वैसे भी पुणे सीट का उपचुनाव अगले साल होने वाले आम चुनाव की झांकी होगा, लिहाजा सीट जीतना जरूरी है। पवार ये कहना भी नहीं भूले कि वीएन गाडगिल के बाद से पुणे में कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है। एनसीपी की स्थिति उससे लाख गुना बेहतर है। नगर निगम में भी जहां कांग्रेस के महज 10 पार्षद हैं, वहीं एनसीपी के 40 हैं। खींचतान दूसरी सीटों पर भी जरूर होगी। मावल सीट पर पिछली बार जीते शिवसेना के श्रृंगर बारणे अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे इसे अपनी सीट मानकर चल रहे हैं। अजीत पवार के बेटे पिछली बार यहां से चुनाव हारे थे, इसलिए सीट पर एनसीपी दावेदारी करे तो इसमें अचरज कैसा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव जीतकर अरविंद केजरीवाल बड़े सपने देखने लगे और वे खुद को पीएम मोदी के सामने चुनौती के रूप में पेश करने की तैयारियों में जुट गए। लेकिन जिस पंजाब ने आम आदमी पार्टी को बड़ी ताकत दी, लोकसभा चुनाव में उसी पंजाब में उनको करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जालंधर उपचुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन लोकसभा चुनावों में इसी प्रदर्शन को दोहरा पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल अगर एक साथ चुनावी मैदान में उतरे तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के लिए मुश्किलों का कारण बन जाएगा। चुनावी सर्वे बताते हैं कि 41% लोगों ने इस बात से सहमति जताई कि आम आदमी पार्टी इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में 2022 विधानसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन करेगी, जबकि 44% लोगों ने ये माना कि लोकसभा चुनाव में 2022 विधानसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन कर पाना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। इस सर्वे में महज 3% का अंतर है, लेकिन अगर अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो ये अंतर और बड़ा होगा। दूसरी बात ये कि लोकसभा चुनावों में मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं। ये करीब करीब तय है कि लोकसभा का चुनाव पीएम मोदी और राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। यहाँ भी आम आदमी पार्टी पिछड़ती दिख रही है। 543 सांसदों वाली लोकसभा में अभी आम आदमी पार्टी का सिर्फ 1 सदस्य है। जानकारों का कहना है कि नेशनल पार्टी बनने के बाद भी आम आदमी पार्टी अभी स्टेट पार्टी के रूप में बनी अपनी छवि को बदल नहीं पाई है। शायद यही वजह रही कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 2 चुनाव लड़े और एक भी नहीं जीत पाई। पिछले चुनाव में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। इसी तरह से पंजाब में भी हुआ और 2014 में 4 सीटें आपने जीती थीं, जो 2019 में आकर सिर्फ 1 रह गई, जिसे भी उपचुनाव में वे हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।